हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा था कि ओम के नियम का निगमन कैसे करते हैं। आज हम इस चैप्टर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है धारा घनत्व। ये धारा घनत्व की जो डेफिनेशन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि धारा घनत्व की डेफिनेशन होती क्या है। सब बच्चे बोर्ड में फोकस करो। मान लो हमारे पास ये कोई चालक है, इस चालक के अंदर ये कोई पॉइंट है। इस बिंदु के चारों ओर हम लेंगे एकांक क्षेत्रफल। बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल किसी चालक के अंदर उपस्थित बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल। बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल किसी चालक के अंदर उपस्थित किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक के अंदर उपस्थित किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जितनी धारा गुजरती है उस धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के अंदर उपस्थित किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक के अंदर उपस्थित किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से जितनी लंबवत धारा गुजरती है उस धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो चालक के अंदर उपस्थित किसी बिंदु के परितः चालक के अंदर उपस्थित किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से लंबवत जितनी धारा गुजरती है उसे हम धारा घनत्व जे कहते हैं। जितनी धारा गुजरती है उसे हम धारा घनत्व जे कहते हैं। एक चालक है, चालक के अंदर ये कोई बिंदु है, बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल है। इस एकांक क्षेत्रफल के अंदर से लंबवत जितनी भी धारा गुजरेगी उसी धारा का नाम होता है धारा घनत्व जे। तो हमने ऐसा माना ए क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा बराबर है I। हमें निकालनी कितनी है? एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा I बटे A, और I बटे A को ही हम कहते हैं J। तो हमारा आ गया फॉर्मूला J बराबर I बटे A। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया? ये हमारा धारा घनत्व का सूत्र आ गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे J का मात्रक। सब बच्चे बोर्ड में फोकस करो, ये कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो तुम्हारे से आनी चाहिए। J का मात्रक बराबर क्या होगा बताओ? I का मात्रक डिवाइड बाई क्षेत्रफल का मात्रक। I का मात्रक तो पहले से याद होगा, एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा J का मात्रक कितना आ गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं J की विमा यानी धारा घनत्व की विमा बराबर I की विमा डिवाइड बाई A की विमा। धारा की विमा हमेशा के लिए याद कर लो A होती है, और क्षेत्रफल की विमा होती है L का स्क्वायर। तो हमारा आ गया A L की घात -2, क्योंकि A तो पहले से ही ऊपर है, तो L जब ऊपर जाएगा तो -2A। L पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे, सीक्वेंस होता है। अब आती है बात, एक सवाल खड़ा होता है कि धारा घनत्व कैसी राशि है? धारा घनत्व सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो इसको याद कर लेंगे सब बच्चे। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। अगर मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर रूप में कन्वर्ट करूं तो ये फॉर्मूला आएगा I बराबर J वेक्टर डॉट A वेक्टर। I बराबर J वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर इस फॉर्मूले को मैं वेक्टर रूप में कन्वर्ट करूं, वेक्टर के अनुसार लिखूं, तो इस A की इधर गुणा होगी, क्योंकि J भी सदिश राशि है और ये लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर भी सदिश राशि है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? इसको एक बार नोट करेंगे।
चलिए अब हम इसी के साथ साथ आपको इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं कि इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल कैसा होगा। तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 3 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर है। इसके लंबवत 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा घनत्व ज्ञात करो। देखो जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, उसका न्यूमेरिकल चाहे भले ही हल्का हो, उसके साथ ही करने से, चाहे वो बिल्कुल ईजीएस्ट हो, उसके साथ ही करने से थोड़ा बेसिक पता लगता है कि किस तरह से पहचानते हैं क्या दिया है। तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए की वैल्यू दे दी, ए बराबर 3 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। जब हम क्षेत्रफल को लिखेंगे तो लिखने के बाद सबसे पहले पता करेंगे कि मात्रक ठीक है या नहीं। मीटर स्क्वायर मात्रक दिया है तो बिल्कुल सही है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर देता तो कन्वर्ट करते, मिलीमीटर स्क्वायर देता तब भी इसको बदलते। नेक्स्ट, इसके लंबवत इतने एम्पियर की धारा, तो I बराबर 4.8 एम्पियर। पूछ क्या रहा? धारा घनत्व। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा, J बराबर I/A। J बराबर I की वैल्यू कितनी है 4.8 एम्पियर डिवाइड बाई A की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की घात -4। सब बच्चे बोर्ड में फोकस रखेंगे। दरअसल ये I बराबर, ये इससे काट देंगे अगर हम, तो ये होगा 1.6, क्योंकि 48 को जब 3 से काटेंगे तो 16 × 48, लेकिन बीच में एक अंक का दशमलव भी है ना, तो 1.6 तो हमारी वैल्यू होगी, संख्या होगी, गुणा ये -4 जब ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी +4। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये सफिशेंट आंसर नहीं है, इसके साथ हमें मात्रक भी लिखना पड़ेगा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जे का मात्रक आ गया 1.6 × 10 की घात -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, हम कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे थे। पहली डेफिनेशन हम कवर कर चुके, जिसका नाम है धारा घनत्व। अब एक नई डेफिनेशन आती है जिसे बोलते हैं हम चालकता। सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चालकता क्या है? हमने पढ़ा था कुछ समय पहले प्रतिरोध। हेलो, हमने पढ़ा था प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R कहते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 1/R। 1/R को क्या पढ़ूँ? अगर मैं R को प्रतिरोध पढ़ता हूँ तो 1/R को पढ़ेंगे हम R का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। जैसा कहीं x लिखा हुआ है तो 1/x क्या है? x का व्युत्क्रम। R क्या है? प्रतिरोध। 1/R क्या है? व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, चलो लिखते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। R माने होता है प्रतिरोध। अगर मैं चालकता का मात्रक देखूं, चालकता का मात्रक, तो चालकता का जो मात्रक होगा वो 1/R का मात्रक। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि 1 का मात्रक, क्योंकि संख्या का कभी कोई मात्रक नहीं होता, संख्या मात्रकहीन होती है। 1/R का मात्रक हम पढ़ चुके। R का मात्रक होता है ओम। जब ओम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम का इन्वर्स। तो चालकता का मात्रक होता है ओम की घात -1। इसको हम मोह कहते हैं। इसको हम मोह कहते हैं, ओम नहीं कहते, ओम का इन्वर्स कहते हैं, उसे कहते हैं मोह। नोट करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
ये जो अभी टॉपिक चलेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है और ये न्यूमेरिकलों में भी काम आने वाली बात है। इसको बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। आप सब बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? मान लो हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास ये चालक है, यदि इस चालक में धारा बह रही हो तो उस समय की बात है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस समय इस चालक के अंदर एक चीज़ पैदा होगी जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा होगा तभी तो धारा बह रही होगी। अगर मैंने कहा मेरे पास एक चालक है, इस चालक के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि धारा का प्रवाह कौन करवा सकता है? विद्युत क्षेत्र करवा सकता है। और यदि मैं थोड़ा सा तुम्हें वाइड तरीके से बताऊं, एक्सप्लेन करके बताऊं कि कैसे पॉसिबल है, तो एक बार ज़रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम इस चालक के अंदर धारा को प्रवाहित कराना चाहते हैं तो हमें इसके क्या लगानी पड़ेगी? बैटरी। इस पर क्या जोड़नी पड़ेगी? बैटरी। बैटरी को जैसे ही अप्लाई करेंगे, ये बात कई बार आ चुकी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही हम चालक के सिरों पर बैटरी लगाते हैं तो चालक के अंदर क्षेत्र पैदा करती है बैटरी। क्यों क्षेत्र पैदा करती है? क्योंकि चालक का एक सिरा तो प्लस से जोड़ दिया तो ये तो सिरा हो गया प्लस का, चालक का दूसरा सिरा माइनस से जोड़ दिया तो ये सिरा होगा माइनस का, एक सिरा प्लस का, एक सिरा माइनस का, इनके बीच में जो पैदा होगा उसका नाम होगा विद्युत क्षेत्र। यानी अगर मैं कहूँ कि चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो कंसेप्ट ये कहता है कि चालक के अंदर क्षेत्र पैदा हुआ होगा। थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन पढ़ाई कि जब चालक के अंदर धारा बहती है तो कोई बिंदु होगा चालक के अंदर, उस बिंदु के परितः कोई क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल। इस एकांक क्षेत्रफल के अंदर जितनी धारा गुजरेगी उसका नाम क्या है? धारा घनत्व। उसका नाम क्या है? धारा घनत्व। यानी जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके अंदर एक तो क्या पैदा होगा? विद्युत क्षेत्र पैदा होगा और दूसरा क्या होगा? धारा घनत्व। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस समय उस चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E और उसके धारा घनत्व J के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस समय चालक के अंदर उपस्थित विद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J के अनुपात को हम उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एज सिंपल एज जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस समय चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J के अनुपात को हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। किस किस का अनुपात है? विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात है। आओ चलो लिखते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध J कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। तो हमारे रो का फॉर्मूला कितना आया देख के बताओ। रो बराबर आ गया हमारा, रो बराबर E वेक्टर अपॉन J वेक्टर। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है। कॉमन सेंस लगाकर डेफिनेशन दी गई। हमने कहा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो तो कॉमन सेंस कहती है उसके अंदर क्षेत्र पैदा हुआ होगा और क्षेत्र की वजह से धारा बही होगी। और जब धारा बहती है चालक के अंदर तो धारा बहते समय एक स्पेशल केस अभी बताया है कि किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा हम कहलाते हैं उसको धारा घनत्व। तो E और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अब मैं निकालना चाहता हूँ रो का फॉर्मूला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें उस चालक के अंदर कितना क्षेत्र पैदा हुआ पहले क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर धारा घनत्व कितना है धारा घनत्व निकालना पड़ेगा। E के मान और J के मान को अगर हम यहाँ रख देंगे तो रो का मान आ जाएगा। एक बार दोबारा सुनो, मुझे रो का एक फॉर्मूला निकालना है क्योंकि मैं रो के केस में E का मान भी अलग से निकाल सकता हूँ और J का मान भी अलग से निकाल सकता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है जब हम किसी चालक के सिरों पर बैटरी लगाते हैं तो क्षेत्र पैदा होता है, वो कितना क्षेत्र पैदा होगा मैं निकाल सकता हूँ। धारा घनत्व का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या होता है। ई और जे के मान अगर मैं यहाँ रख दूँ तो रो का एक नया फॉर्मूला आएगा। तो आओ शुरू करते हैं इसके लिए गुणा भाग। माना एक चालक की लंबाई L तथा इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। माना एक चालक की लंबाई L तथा उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसके सिरों पर V विभवांतर लगाने के बाद इसमें I धारा बहने लगती है। बहने की जगह हम प्रवाहित लिखते हैं। I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हमारे पास ये कोई चालक है। चालक की लंबाई कितनी बताई मैंने L। चालक के सिरों का क्षेत्रफल कितना बताया मैंने A। चालक के सिरों का क्षेत्रफल कितना है A। जब हम चालक के सिरों पर क्या लगाते हैं, एक बैटरी। जब हम चालक के सिरों पर एक बैटरी लगाएंगे तो बैटरी चालक के अंदर क्या पैदा करेगी, क्षेत्र। हमने बताया था कि जब हम किसी चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ते हैं तो क्षेत्र पैदा करती है। तो क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझो। मान लो हमारे पास ये एक प्लस की प्लेट है और ये हमारे पास कोई माइनस की प्लेट है। अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी d है तो इनके बीच जो क्षेत्र पैदा होगा वो होगा V/d। सेम केस यहाँ होने वाला है। बैटरी को मैंने चालक के सिरों से जोड़ा तो चालक का ये वाला सिरा क्या होगा, प्लस का, क्योंकि बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है। ये वाला सिरा क्या होगा, माइनस का, क्योंकि बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। तो वही वाला कम्बिनेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो अगर हम इसके बीच क्षेत्र निकालना चाहें तो हम ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं किस वाले का क्षेत्र निकालने के लिए। तो आओ शुरू करते हैं। बैटरी के द्वारा चालक के अंदर उत्पन्न क्षेत्र E बराबर होगा V/d। चालक के अंदर उत्पन्न क्षेत्र हो E बराबर होगा V/d। तो E बराबर V/d। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो L के बराबर है। वहीं पर तो प्लेटों के बीच की दूरी d थी उस फॉर्मूले में। तो प्लेटों के बीच की दूरी मतलब प्लस से माइनस की दूरी। तो प्लस से माइनस की दूरी तो चालक की लंबाई के बराबर होगी। तो हमारा आ जाएगा E बराबर V/L। तो E का मान तो हमारा इतना आ गया। अब किसका मान निकाल लेंगे, धारा घनत्व का। आओ इधर देखते हैं। E का मान हमने निकाल लिया। अब बात किसकी करेंगे, धारा घनत्व की। तथा धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। हमने दोनों मान निकाल लिए, E का मान भी निकाल लिया, J का मान भी निकाल लिया। अब E तथा J के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी, रो बराबर E/J। इसमें E और J का मान रख देंगे। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। जैसे ही मैं इसमें E और J का मान रखूँगा तो रो बराबर E की वैल्यू कितनी आई है, V/L। बोर्ड पर ध्यान चाहता हूँ मैं। E की वैल्यू कितनी आई है, V/L। J की वैल्यू कितनी है, I/A। सबसे बाहर वाले बाहर और नीचे वाले नीचे। तो रो बराबर कितना आ गया, V/A डिवाइड बाई L गुणा I। या इसको सीधा करके लिखो तो I/L। देख लो जरा ध्यान से, I/L। V/I के बारे में थोड़ी सी बात करो। अगर तुम्हें याद हो ओम का नियम, तुमने ओम का नियम अगर पढ़ा हो तो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि V/I। ओम के नियम से हमें क्या पता, ओम के नियम से हमें पता है कि V/I बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। यही तो ओम का नियम था। तो हम यहाँ V/I की जगह क्या रख सकते हैं, R। तो रो बराबर आ गया RA/L। ये है हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, जिसको हम न्यूमेरिकलों में अप्लाई करें। वो तो बहुत रेयर केस में अप्लाई होगा, ये हमारा मैक्सिमम केस में अप्लाई होगा। अगर हमें प्रतिरोध निकालना हो, कौन सा, विशिष्ट प्रतिरोध। R प्रतिरोध होता है लेकिन रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब किसी का खास प्रतिरोध।
किसी चालक का अपना खास प्रतिरोध, तो उसका फॉर्मूला आता है रो बराबर आर ए बटे एल। थोड़ा जान लो आर क्या है, आर है प्रतिरोध, ए है उसका क्षेत्रफल, एल है उसकी लंबाई। किसकी लंबाई? तार की लंबाई, चालक की लंबाई। चालक का क्षेत्रफल मतलब चालक की मोटाई, चालक की लंबाई एल और चालक का प्रतिरोध आर, ये तीनों वैल्यू पता हो तो रो का मान निकाल सकते हैं। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? एक बार इसको नोट कर लेंगे। चलिए, हमने ऐसा मान लिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होगा। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, रो का मात्रक बराबर, सब बच्चे बोर्ड पर देखो, आर का मात्रक गुणा ए का मात्रक डिवाइड बाई एल का मात्रक। आर का मात्रक सबको पता है ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक सबको पता है मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक खल्ली मीटर होता है। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आ गया वो आ गया रो मल्टीप्लाई एम। इसको हम लिखते हैं रो डैश एम, तो ओम डैश एम। रो तो ये है ओम। बताओ बात समझ में आ गई क्या? तो रो का जो मात्रक हो गया, रो का मात्रक हो गया ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। अब निकालते हैं रो की विमा। ये जो मैं तुम्हें बताता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर भी पूछ लेता है वाई में, बताओ भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। अब निकालते हैं रो की विमा बराबर क्या होगी? आर की विमा। फॉर्मूले से ही निकलता है दोस्त, आर की विमा गुणा ए की विमा, यहाँ देख के लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई कितना? एल की विमा। अब देखो सबको पता है क्षेत्रफल की विमा तो लंबाई का स्क्वायर, लंबाई तो एल होती है, लेकिन लफड़ा किसका है? आर का है, कि आर की विमा कैसे निकाल लेंगे भाई। तो आर की विमा निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा वे है, ये देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है। आर का फॉर्मूला कितना था? वी बटे आई। मान लो हमें आर की विमा याद नहीं है, मेमोराइज नहीं कर रखी, एकदम ध्यान से नहीं आ रही, तो कैसे निकाल ले एग्जाम में बैठ के? तो तरीका ये है, आर का फॉर्मूला क्या है? वी बटे आई। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें आई की विमा तो होती है ही, बड़ा सिंपल, हमें निकालनी पड़ेगी वी की विमा। तो वी की भी नहीं पता, तो वी का फॉर्मूला याद करो, वी बराबर क्या होता है? डब्लू बटे क्यू। डब्लू की विमा क्या होती है? कई बार बता चुका, ml2t-2। आवेश की विमा कितनी होती है? AT। तो देखो जरा ध्यान से, m L की 2, T की ये ऊपर आएगी तो माइनस की 3, A का ऊपर आके इन्वर्स। तो हमने किसकी निकाल ली? V की। V का मान यहाँ रख दो, ml2t-3 A इन्वर्स। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ml2t-3 A की घात -2। स्मार्ट वर्क करना सीखो दोस्त। अगर तुम थोड़ा बहुत भूल जाओ, इतना सारा याद भी नहीं रहता, अगर आर की विमा भूल गए तो अपने आप से पूछो आर का कोई बेसिक फॉर्मूला है क्या? वी बटे आई बराबर है। आई की तो पता ही है ये होती है, अब वी की नहीं पता, तो वी को और छोटा करो, वी का फॉर्मूला डब्लू बटे क्यू, डब्लू की विमा बटे क्यू की विमा, हल करके वी की आ गई, वी का मान यहाँ रख दिया तो आर की आ गई, आर का मान वहाँ रख देंगे तो रो की आ जाएगी। तो आओ शुरू करते हैं। आर की विमा को मैं यहाँ रख दूंगा, कितना निकल गया हमारा आर का मान? ml2t-3 A-2। ऐसे एल से एल काटा नहीं करते विमाओं में, ये घातें ऊपर जाए घट जाती है। देखो ऊपर एल की घात कितनी है? 4, एक नीचे से घटेगी तो 3 बचेगी, तो क्या बचा? ml की 3, t की -3, A की -2। समझ में नहीं आया? दोबारा फोकस करो। ऊपर एल की घात कितनी है? टोटल 4, 2 और 2 कितनी होगी? 4, नीचे से 1 आएगी तो घटेगा कितना हो जाएगा? 3, तो एल की घात कितनी बनेगी? 3। तो ये हमारा क्या आ गई? ये हमारी रो की विमा आ गई। इसको भी एक बार नोट करेंगे। चलिए, अब मैं तुम्हें डेफिनेशन दूंगा, विशिष्ट प्रतिरोध की एक डेफिनेशन दूंगा जो तुम्हें बोर्ड में लिख के आनी है। अगर मान लो कोई तुम्हारे से पूछता है, एग्ज़ाम में पूछता है, होम एग्ज़ाम में पूछता है, क्लास टेस्ट में पूछता है, या जनरली कोई टीचर तुम्हारे सवाल करता है विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करो, तो तुम उस समय वो वाली परिभाषा मत लिखना कि क्षेत्र और घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जो परिभाषा मैं दूंगा उससे डिफाइन करना। आओ फोकस करो एक बार। हमने अभी पढ़ा रो बराबर RA बटे एल। बोर्ड पे ध्यान करो यार, रो बराबर RA बटे एल। RA बटे एल से हमने ऐसा मान लिया हमारे पास कोई चालक है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई को बोलते हैं एकांक लंबाई।
कुछ लोग तो अभी भी नहीं जानते कि चालक किसे कह रहा मैं। यार मैं चालक तारों को कह रहा। तार किसके बनाए जाते हैं? धातु के। तो जितने भी तार तुम देखे होंगे ना जीवन में, जितने वायर देखे होंगे, उन सब वायर की बात चल रही है यहाँ से, उन्हीं का नाम चालक है। घरों में जो करंट का फ्लो होता है ना, तुम्हारे घरों में जो वायरिंग हो रखी वो कॉपर की हो रही। कॉपर माने तांबा, तांबा माने धातु, धातु का तार है वो। उसको हम इसकी फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? चालक। तो चालक की लंबाई कितनी है? 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर लंबे तार को हम एकांक लंबाई का तार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक लंबाई का तार। अब उसके क्षेत्रफल की बात करो। यदि उसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी उसका क्षेत्रफल भी क्या हो? एकांक। उसका क्षेत्रफल भी क्या हो? एकांक। तो L बराबर 1, A बराबर 1 यहाँ रखियो तो क्या आ गया? रो बराबर कितना आ गया? R। A का मान कितना है? 1। L का मान कितना है? 1। हमने ऐसा मान लिया, ऐसा केस हो सकता है। मान लो हमारे पास कोई तार है, उस तार की लंबाई 1 मीटर हो सकती है, उसका जो क्षेत्रफल है वो भी 1 हो सकता है। अगर उसी तार की बात करूँ तो देखो क्या होने वाला है? A का मान 1, L का मान 1। तो तुम देख पा रहे होंगे कि जो हमारा रो आया वही R के बराबर आया। यानी विशिष्ट प्रतिरोध ही, इसका नाम विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोध के बराबर होगा। विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोध के बराबर होगा। बस शर्त है कि चालक की लंबाई भी एकांक हो और चालक का क्षेत्रफल भी एकांक हो। 1 मीटर लंबे यदि किसी चालक के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, 1 मीटर लंबे या एकांक लंबाई के किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। बात समझो। एकांक लंबाई के किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। एकांक लंबाई के किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी यदि एकांक हो तो इस तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई के, मैं यहाँ देख के पढ़ रहा, एकांक लंबाई के यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। एकांक लंबाई के किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी यदि एकांकी हो तो उस तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियरिटी आ गई? आओ लिखते हैं। अगर तुम्हें डेफिनेशन देनी पड़े तो ये देना, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध ही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ये हमारा डेफिनेशन हुई। क्लियर यहाँ तक की बात? ओके। एक केस देखते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई L तथा उसकी त्रिज्या R हो तो देखिए, जो मैं तुम्हें केस बता रहा हूँ ना बच्चों, ये केस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में आएगा। न्यूमेरिकल में वो कहेगा एक चालक की लंबाई 5 मीटर तथा उसकी त्रिज्या 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, त्रिज्या दी है ना। और पूछ रहा हमारे से क्या है? पूछता हमारे से विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले में कहीं भी त्रिज्या नहीं आती। विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले में एक तो R आया, प्रतिरोध आया, एक क्षेत्रफल आया और एक आई लंबाई। कहीं पे भी त्रिज्या नहीं आई। यदि किसी न्यूमेरिकल में वो लंबाई और त्रिज्या देकर प्रतिरोध पूछेगा विशिष्ट, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने का तरीका एक बार जरा बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसका क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर। भाई त्रिज्या क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही तो है। मान लो हमारा कोई वर्त है, इस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ से पाई R स्क्वायर। अब पाई R स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल। तो रो का फॉर्मूला कितना होता है? रो बराबर होता है RA बटे L। तो अब की बार हम जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे रो बराबर R की जगह R और A की जगह रख देंगे पाई R स्क्वायर और बटे में L। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब वो त्रिज्या देगा। न्यूमेरिकलों में बात ध्यान रखनी।
ये बात पहले ही बता दी जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। निकालना मुझे ऐसे ही था, त्रिज्या देता तो मैं पहले क्षेत्रफल निकालता, क्षेत्रफल निकाल के यहाँ पुट करता, डायरेक्ट याद कर लो, रो बराबर आर पाई स्क्वायर बटे एल। कोई दिक्कत? इतना नोट करेंगे एक बार। नेक्स्ट एक छोटी सी बात और सुनेंगे, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे एक बार। मान लो हमारे पास कोई तार है, हेलो, ये तार तांबे का बना हुआ है, हमारे पास दूसरा तार है, ये तार लोहे का बना हुआ है, तो इसका रो अलग होगा। मान लो इसका रो 2 है, इसका रो अलग होगा, 2.5 होगा। मान लो हमारे पास तांबे का ही तार है, इस तांबे की तार की लंबाई को बढ़ा दिया हमने, तो रो पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ सकता है। यदि तांबे के किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। यदि तांबे की तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। यदि किसी तांबे के तार के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, तार को मोटा कर देते हैं, तो रो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद कर लो, जहन में बिठा लो, लंबाई चाहे कितनी बड़ी हो, तांबे का तार चाहे 1 मीटर लंबा हो, 100 मीटर लंबा हो, 500 मीटर लंबा हो, रो का मान नहीं बदलना। तांबे का तार चाहे 1 मिलीमीटर मोटा हो, चाहे 2 मिलीमीटर मोटा हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही क्षेत्रफल हो, रो का मान नहीं बदलने का, क्योंकि रो लंबाई और क्षेत्रफल का गुण नहीं है, रो धातु का गुण है। अगर तांबे की जगह लोहा लोगे, तांबे की जगह चांदी लोगे, सोना लोगे, कुछ और लोगे, एल्यूमिनियम लोगे, तो फिर तांबे की धातु बदलने से रो का मान बदलता है। तो रो क्या है, रो किसी के पदार्थ का गुण है, ना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक के पदार्थ बदलने से बदलता है, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलता। तो याद रखना, अगर वो किसी सवाल में कहता है कि अगर हम तार की लंबाई को दुगुना कर देते तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तुम्हें कहना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखना है, विशिष्ट प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक के पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है, अर्थात पदार्थ बदलने पर ही विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है, विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है। अगर तुम चांदी की जगह सोना ले लोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है। तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि बदलने का रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रो किसी चालक के पदार्थ का गुण है, अर्थात पदार्थ बदलने से ही विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल इत्यादि बदलने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बात हुई विशिष्ट प्रतिरोध की। अब हम नेक्स्ट पड़ाव में जो बात करेंगे वो करेंगे प्रतिरोध किसके बदलने से बदलता है। एक बार इतना नोट करेंगे, लास्ट हेडिंग है आज की, बच्चे बोर्ड पे देखेंगे सब। आज की वीडियो में मैंने तुम्हें जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं दोस्त, ये सभी जीवन में काम आने वाले, और इस चैप्टर की जान है। यहाँ से आगे चैप्टर उठेगा और इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह बनेंगे, उन न्यूमेरिकलों के बीच में बेसिक में कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले का प्रयोग होगा जो मैंने अभी तुम्हें दिए हैं आज। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। मान लो तुमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर M में, बोर्ड पर देखो F बराबर M में, F किससे मिलकर बना, F M और A से मिलकर बना। यदि मैं M को बदलूँ, A को बदलूँ, तो F का मान बदलेगा। अगर मैं किसी तीसरे फैक्टर C की बात करूं, C के बदलने से F के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि F के फॉर्मूले में C कहीं नहीं आता। अगर मुझे किसी चीज़ की निर्भरता देखनी है, निर्भरता देखने का मतलब ये देखना वो किसके बदलने से बदलता है।
उस पर किसके बदलने का प्रभाव पड़ता है, ये मतलब है निर्भरता का। अगर मैं कहूँ बल का मान m के बदलने से बदलता है, इसका मतलब बल m पर निर्भर है। तो बल किस पर निर्भर है, m पर, m माने द्रव्यमान पर। ये फॉर्मूला कह रहा। हमें निकालना क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता। अगर मुझे प्रतिरोध की निर्भरता निकालनी है तो मुझे प्रतिरोध का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों से मिलकर बना या किन किन भौतिक राशियों से मिलकर बना। तो आओ एक बार देखते हैं। हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, रो बराबर RA/L। थोड़ा अवेयर कर दूँ, जागरूक कर दूँ, R है प्रतिरोध, रो तो विशिष्ट प्रतिरोध है। मैं निर्भरता प्रतिरोध की निकाल रहा, विशिष्ट प्रतिरोध की नहीं निकाल रहा। तो फॉर्मूला मुझे R का चाहिए, रो का नहीं चाहिए। L भाग में इधर गुणा में आएगा, A गुणा में इधर भाग में आएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ। तो हमारा R का फॉर्मूला बन गया R बराबर रो L अपॉन A। R बराबर रो L अपॉन A। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर इस बात को डिफाइन करता है कि R किन किन पर निर्भर करता है। एक तो R सीधा L पर निर्भर करता है। R सबसे पहले किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भरता। लंबाई पर निर्भरता, R किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। जरा बोर्ड पर देखो एक बार, R का मतलब सीधा L से है। R का मतलब सीधा है ना L से, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, यानी R अनुक्रमानुपाती है L के। प्रतिरोध का मान L के अनुक्रमानुपाती है। जब दो भौतिक राशि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है तो एक के बढ़ाने से दूसरी बढ़ती है, एक के घटाने से दूसरी घटती है। देखो क्या मतलब है इसका। मान लो हमारे पास कोई कम लंबाई का तार है, इस तार का प्रतिरोध कम होगा। अगर हमने लंबाई बढ़ा दी तो R का मान बढ़ेगा। लंबाई को जितना ज़्यादा बढ़ावेंगे R का मान उतना ज़्यादा होगा, लंबाई का मान जितना कम करेंगे R का मान उतना कम होगा। कॉमन सेंस से भी जान सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई छोटा रास्ता है, हम इस रास्ते पे निकलते हैं तो रुकावटें कम आएगी। रास्ते की लंबाई 20 किलोमीटर है तो उस पर रुकावटें ज़्यादा आएगी। प्रतिरोध मतलब क्या है, धारा के रास्ते में रुकावट। जब धारा तार के अंदर चलती है ना, जब धारा तार के अंदर चलती है तो तार के रास्ते में रुकावट आती है, उस रुकावट का नाम ही तो प्रतिरोध है। अगर तार छोटा होगा तो धारा को बस यहाँ से यहाँ जाना तो उसे रुकावटें कम मिलेगी। अगर तार बहुत लंबा होगा तो उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आएगी। यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। लंबे तारों का प्रतिरोध अधिक और छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। लंबे तारों का प्रतिरोध अधिक और छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से ही पता लग गया कि लंबाई के बढ़ाने से बढ़ेगा और लंबाई के घटाने से घटेगा। चलो फॉर्मूले में दोबारा, अगर मैं R और A का संबंध देखूं तो R A का उल्टा है, या यूँ कहूँ A R का उल्टा है। उल्टा संबंध है। उल्टे संबंध का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखो जरा बोर्ड पर सब बच्चे, क्षेत्रफल पर निर्भरता, दूसरी निर्भरता किस पर आएगी, क्षेत्रफल पर निर्भरता। क्षेत्रफल पर निर्भरता हमें दिखाई दे रहा R व्युत्क्रमानुपाती है A के। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो R घटेगा, अगर क्षेत्रफल घटा तो R बढ़ेगा। कैसा पॉसिबल है, मान लो धारा को इसके अंदर जाना है बारीक तार के अंदर, तो बारीक तार के अंदर क्या है, रास्ता संकीर्ण है। रास्ता संकीर्ण है तो लिकड़ने में दिक्कत ज़्यादा आएगी। चौड़ा रास्ता है, तार की मोटाई ज़्यादा है। अरे तार की मोटाई ज़्यादा है तो दोस्त क्षेत्रफल ज़्यादा है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इस चौड़े रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावटें कम आवेगी, यानी प्रतिरोध कम होगा। अगर बारीक तार हो तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो रुकावटें ज़्यादा आवेगी। कॉमन सेंस लगाओ, मान लो कोई बारीक गली है, उसमें से कोई बड़ी वाहन निकालना है, कार वगैरह, तो सब मोड़ने में निकालने में दिक्कतें ज़्यादा आवेगी। और अगर चौड़ा रास्ता हो, हाईवे हो, तो उस पर को निकालने में दिक्कतें कम आवेगी। सेम है यार, बारीक तार है तो क्षेत्रफल कम है, और अगर क्षेत्रफल कम है तो फॉर्मूला कहता है प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी बारीक तारों का प्रतिरोध अधिक और मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। याद कर लो ये लफ्ज़, बारीक तारों का प्रतिरोध अधिक। बारीक तार, बारीक माने कम मोटा, कम क्षेत्रफल, तो उसका प्रतिरोध अधिक, और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है।
याद हो गया? इसको लिखते हैं, ये एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के, कौन से क्षेत्रफल के? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती से ही पता लग गया कि दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अगर इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। क्लियरिटी आ गई? ये थी प्रतिरोध की निर्भरता। और नेक्स्ट निर्भरता आती है रो पर। ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि रो क्या है? रो है पदार्थ। अगर तुम किसी चालक का पदार्थ बदलोगे तो प्रतिरोध बदलेगा। अगर पदार्थ वही है, पहले भी तार लोहे का था, अब भी तार लोहे का है, पहले भी तार तांबे का था, अब भी तार तांबे का है, पहले भी चांदी का तार था, अब भी चांदी का तार है, तो रो सेम रहेगा। रो कब बदलेगा? रो जब बदलेगा जब हम धातु को बदलेंगे। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारा कवर किया। हमने तुम्हें बताया अति धारा घनत्व क्या होता है, फिर हमने तुम्हें विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया, चालकता पढ़ाई और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, और लास्ट में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर वो रह जाएगा तो दिक्कतें आएगी। जैसे चालकता होती है ना दोस्त, एक बार बोर्ड पे फोकस कर लो 2 मिनट के लिए बस। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़ाया था चालकता। हेलो, चालकता किसका उल्टा होती है? प्रतिरोध का। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें विशिष्ट प्रतिरोध भी तो पढ़ाया, तो विशिष्ट चालकता भी होनी चाहिए। विशिष्ट चालकता, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है तो सब बात आपस में जुड़ी हुई है। चालकता किसका उल्टा होती है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध तो एक और पढ़ाया अभी, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को तो रो कहते हैं। अगर रो का उल्टा कर दूं, रो माने विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? रो। रो के व्युत्क्रम को, रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, रो माने क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अभी तो पढ़ाया, रो माने क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई क्या? इस डेफिनेशन को भी लिखते हैं हम अभी, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, विशिष्ट चालकता। डेफिनेशन बड़ी आसान है, थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करा करो कि किस तरीके से हो रहा है। किसका व्युत्क्रम बता रहा हूँ मैं? विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विशिष्ट, विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। सिग्मा कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? हमारा फॉर्मूला आ गया विशिष्ट चालकता एकदम व्युत्क्रम है किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका भाई? विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दिया, विशिष्ट चालकता आ गई। विशिष्ट चालकता को क्या नाम दिया मैंने? सिग्मा। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मात्रक निकालना होगा अगर इसका, तो रो के मात्रक का उल्टा कर देंगे तो वो सिग्मा का मात्रक होगा। इसे ट्राई कर लेना। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था विशिष्ट चालकता। अगले टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन। और प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन में से बोर्ड में से ज़रूर क्वेश्चन आता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।